अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ गज़ल अमान। मैं हूँ हुसैन लियाकत। आप खैर आफियत से भी होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और इस वक्त हमें सुन रहे होंगे और देख रहे होंगे। और आज आपकी मॉर्निंग को हसीन बनाने के लिए एक बार फिर मैं और गज़ल अशरफ आपके सामने मौजूद हैं। जी हाँ। हमारे पास बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें होती हैं और जो आप सुनते भी हैं और उन पर अमल भी करते हैं और उनको जो है अमल हमें करने के रिस्पॉन्स बाद भी आपके आता है। लिए वो बड़ी कारसार साबित होती हैं, क्योंकि आप जब ये स्टोरी सुनते हैं तो उसके बाद आप प्रिएंटिव मैयर्स लेते हैं और उसको जल्दी करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी स्टोरी आज मेरे पास है। सोलर पैनल्स और इंटरनेट महंगे होने का इम्कान है। एफबीआर ने आईएमएफ को तजावीज़ दे दी हैं। एफबीआर ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड्स को माली साल 2026 के लिए महसूलात में इजाफे की गर्ज से नई तजावीज़ पेश की थी, जिनमें दरामदी सोलर पैनल्स और इंटरनेट खिदमात पर टैक्सों में नुमाया इजाफा शामिल है। वाज़ेह रहे कि ये तजावीज़ हुकूमत की टैक्स नेट को वसअत देने और बजट खसारा कम करने की पॉलिसी का हिस्सा हैं, जिन पर हतमी फैसला आईएमएफ के साथ जारी मुज़ाकरात के बाद किया जाएगा। एफबीआर की जानिब से आईएमएफ को पेश की गई तजावीज़ में बताया गया है कि ज़रूरत पड़ने पर दरामदी सोलर पैनल्स पर जीएसटी की शरह 10% से बढ़ाकर 18% की जा सकती है, जो जनवरी 2026 से नाफिजुल अमल होगी। और इसी तरह इंटरनेट पर विद होल्डिंग टैक्स 15% से बढ़ाकर 18 या 20% करने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर है। जिन्होंने सोलर पैनल लगवाने हैं वो जल्दी से लगवा लीजिए और इंटरनेट के पैकेजेस कोई साल वाले हैं तो वो देख लीजिए। वो करवा लें। अच्छा, आपको पता है कि कल भी हमने इस हवाले से बात शेयर की थी कि हमारा आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया, बट दैट इज़ अनदर, वो एक अलग चीज़ है। अब बात ये है कि एफबीआर की जानिब से ये तजावीज़ दी गई है कि जो चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है उस पर आप टैक्सेस लगा लें। अब मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि जब बिजली के बिल इतने ज़्यादा महंगे आ रहे थे, लोग सोलर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, तो अब उस चीज़ पर भी टैक्स लगा दिया गया। जब हमारा कारोबार ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, हमारी तालीम ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गई, तो उस पर भी आपने इंटरनेट पर टैक्स लगा दिया। मतलब कहीं तो जीने दे दें, है ना? बिल्कुल ऐसी यही बात है। लेकिन खैर, अब देखें कि इसके मजीद क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे जब इस पर टैक्स लग जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आपको ट्रेंडिंग न्यूज़ देते हैं। दैट इज़ के शंघाई चीन का सबसे बड़ा तजारती और सनती मरकज़ है, जहां फलक बहुत से इमारतें आसमान को छूती हैं, मगर ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है। और नई साइंसी तहकीक ने ये इंकशाफ किया है कि शंघाई पहले समझे गए अंदाजे से कई ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन में धंस रहा है। और ये तहकीक बरतानिया, चीन और अमेरिका के साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर की है और इसे आलमी जरीदे नेचर में शाया किया गया है। उसके मुताबिक गुज़श्ता एक सदी में समुद्री सतह में इजाफे की रफ्तार गुज़श्ता 4000 साल में सबसे ज़्यादा रही है। और साइंसदानों का ये भी कहना है कि समुद्र की सतह में ये इजाफा हर साल औसतन अगर बात की जाए तो 1.5 मिलीमीटर हो रहा है। और बुनियादी तौर पर ग्लेशियर्स के पिघलने के बायस ये सब हो रहा है। इसी वजह से ये तमाम तर चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन असल तशवीश की बात यह है कि शंघाई सिर्फ समुद्र के बढ़ने से नहीं बल्कि अपनी ही ज़मीन के नीचे धंसने से भी दो चार है। और माहिरीन ये बताते हैं कि शहर की ज़मीन में होने वाली तेज़ी से नीचे जाने की ये वजह है कि 94% वजह इंसानी सरगर्मियाँ भी हैं, यानी कि जो फैक्ट्रीज़ हैं, तामीरात हैं, घरेलू इस्तेमाल के लिए जो ज़मीन इस्तेमाल की जाती है, फिर पानी का बेतहाशा निकलना। माहिरीन ये भी कहते हैं कि ज़मीन के धंसने और समुंदर के बढ़ने का ये दोहरा दबाव आइंदा दहाइयों में अरबों डॉलर के नुकसानात का भी बाइस बन सकता है। और सिर्फ शंघाई ही 2001 से 2020 तक के दौरान 3 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान बर्दाश्त कर चुका है, जबकि पूरे चीन में सालाना 1.5 अरब डॉलर के करीब नुकसान हो रहा है। तो ये हालात है वहाँ। बिल्कुल ऐसी, और ये नुकसान पूरी दुनिया में हो रहा है। कहीं पे समंदर डसे जा रहे हैं, कहीं पे आप देखेंगे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कहीं पे हमारे पाकिस्तान के हालात आपके सामने के क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी स्मॉग आ जाता है, कभी फॉग आ जाता है, कभी सैलाब आ जाते हैं। और जिस तरह गज़ल ने आखिरी जुमला पढ़ा ना कि अरबों डॉलर चीन को नुकसान हो रहा है, तो ये क्लाइमेट चेंज है जिसकी वजह से पाकिस्तान को भी अरबों डॉलर नुकसान हो रहा है, पूरी दुनिया को हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से आप उस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप जिन महीनों में तैयार होते हैं उन महीनों में वो आफत आती नहीं है, आप वो चेंज होकर किसी और महीने में आ जाती है। तो ये कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में। खवातीन उज़ात, चाइना से मैं आपको एक बार फिर बहुत दूर लिए चलता हूँ। हम चाइना तो बिल्कुल करीब है हमारे। अब एशिया से हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया जो कि दुनिया के एक और कोने पे हमारा बरे-आज़म मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया की खातून पुलिस ऑफिसर जो कि जेड हेंडरसन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी गैर मामूली फिटनेस के जरिए दुनिया भर के लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने 1 घंटे में 733 पुल-अप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। 32 साल जेन हेंडरसन ने तकरीबन 10 साल पुराना आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो इससे कबल एक और ऑस्ट्रेलियाई खातून एवा क्लार्क ने 2016 में 725 पुल-अप्स करके कायम किया था।
हेंडरसन ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मैंने ये रिकॉर्ड बनाने की तैयारी इसलिए शुरू की क्योंकि मुझे वो काम करने का शौक था जो किसी ने कभी ना किया हो। मैं ये जानना चाहती थी कि मेरा जिस्म और दिमाग कहां तक जा सकता है। इब्तदाई तौर पे हेंडरसन ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुलअप्स करने का रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा किया था, जो उस वक्त एक ऑस्ट्रेलियाई खातून के पास था जिन्होंने 7080 के करीब तकरीबन पुलअप्स किए थे। ताहम ट्रेनिंग के दौरान जेट के बाजू के पट्टे मुतासिर हुए थे और बाइसेप्स के टियर जो मुतासिर हुए उनके बाद उन्होंने अपना मंसूबा चेंज किया और मंसूबा चेंज करने के बाद भी उन्होंने 1 घंटे वाला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे ना सिर्फ उन्होंने अपनी टीम को एक प्राउड फील करवाया बल्कि दुनिया हैरान हो रही है कि यूनिफॉर्म के अंदर इतना आप ये देखें कि इतना इंटेंस वर्कआउट करना, इतना डिसिप्लिन के साथ करना, दैट्स ट्रूली लुक्स इंस्पायरिंग। और सिर्फ ये नहीं, बहुत से जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना उनको भी इन्होंने वो भी ब्रेक कर दिए हैं क्योंकि ये उन्होंने इस तरह से करके बताया है कि जो आपकी डिटर्मिनेशन होती है, आपका डिसिप्लिन होता है, आपका जो एक अज़्म होता है वो किस तरह से आप मेंटेन कर सकते हैं। तो दैट इज़ वेरी गुड जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं अब अमेरिका। और यहाँ से एक ये जो न्यूज़ है ये आप सुनेंगे तो आप हैरान भी होंगे, खुश भी होंगे, कुछ लोग हंसेंगे भी, क्योंकि हुआ इस न्यूज़ के सुनने के बाद और देखने वालों के साथ ऐसा ही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक नई AI वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है जिसमें उन्हें जंगी तैयारा उड़ाते हुए वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। अब वो क्या करेंगे, तैयारा ना गिरे। वो आप देखें जरा वीडियो इस वक्त हमारे साथ चल भी रही है विजुअल्स में, जिसमें मुजाहिरीन पर गंदगी फेंकते दिखाया गया है। और वीडियो में ट्रंप ने बादशाहों की तरह सर पर एक सुनहरी ताज भी पहना हुआ है। और ये वीडियो उस वक्त सामने आई जब अमेरिका की तमाम 50 रियासतों में नो किंग्स के नाम से बड़े एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं, जिनमें 2700 से ज्यादा शहरों में लाखों अफराद भी शरीक हैं। और सिर्फ शिकागो की बात करें तो शिकागो में ही तकरीबन 2.5 लाख मुजाहिरीन ने एहतजाज में हिस्सा लिया। और ये मुजाहरे तारकीन वतन के जबरी बेदखली, फौज की तैनाती और सदर ट्रंप की सख्त गिर पॉलिसियों के खिलाफ किए जा रहे हैं। मुजाहिरीन का यह भी कहना है कि ट्रंप की हुकूमत आमराना तर्ज अमल इख्तियार कर चुकी है और जमहूरी इक़दार को नुकसान भी पहुंचा रही है। इसी तरह मुजाहरों के रद्द अमल में भी सदर ट्रंप ने कहा कि वो खुद को बादशाह तस्वुर नहीं करते। ताहम रिपब्लिकन जो रहनुमा थे उन्होंने एहतजाजों को अमेरिका मुखालिफ मुहिम करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। और ट्रंप की जानिब से पोस्ट की गई कि 21 सेकंड की वीडियो में उन्हें तैयारा उड़ाते हुए दिखाया गया और जैसे ही वो मुजाहिरीन के ऊपर से गुजरते हैं उन पर कचरा फेंकने का एक मंजर भी सामने आया है, जिसके बाद वीडियो में हुजूम में आप ये देखें कि अफरा तफरी भी दिखाई देती है। और ये वीडियो AI से तैयार की गई है, ये असल में नहीं है। और ट्रंप के मुखालफिन ने इसे तौहीन आमेज और इश्तियाल अंगेज करार दिया है, जबकि उनके हामियों ने इसे तंजिया मजाक में भी लिया है। बिल्कुल ऐसी है। और ये AI का इस्तेमाल मेरा ख्याल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं इसको अमेरिका में हो रहा है और अमेरिका के गिरदो नवा में हो रहा है। हमने इसको अमेरिकन इलेक्शन में भी देखा और अब ये देख लीजिए कि एक सदर जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल स्टेट के प्रेसिडेंट हैं वो इस तरह की वीडियो AI में बना रहे हैं और वो अपने मुजाहिरीन को एक किस्म का तंज व मजाक करने के लिए या उनको हकीर साबित करने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। और फिर जो उनके हामी हैं वो भी कमाल अस्त हैं, उन्होंने सदर ट्रंप की इसके ऊपर तारीफ भी किया। सो ये पूरी दुनिया के डायनेमिक्स हैं कि लीडरशिप का फुकदान भी है, जहाँ पे लीडरशिप का फुकदान है वहाँ पे जो अवाम है उसकी सोच भी बड़ी सतही लेवल की हो चुकी है। एक सतही लेवल से ऊपर अवाम नहीं जा रही और इसी वजह से इस तरह के लीडर्स आप देख रहे हैं कि वो इस तरह की हरकतें भी कर रहे हैं। खवातीन उज़ात आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी ज़बरदस्त खबर बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकॉन्ग के मुहक्किकीन ने इलेक्ट्रॉनिक स्किन की बात की जाए, ई स्किन जिसको कहते हैं, वो भी तैयार कर लिया। अब ई स्किन भी आ चुकी है। अच्छा, ई चार्जर देखा था, ई गाड़ी देखी थी, अब ई स्किन आ चुकी है। हर चीज के पीछे ई लगा होगा तो मेरे ख्याल फ्यूचर हमारा वही है जो इंटरनेट पर आपको छूने के एहसास को मुंतकिल करती है। अब आप एक दूसरे को देख सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, हक कर सकते हैं, वो भी कहाँ पे, इंटरनेट पे। मतलब कि अभी आप सिर्फ फेसबुक या व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम इस तरह स्क्रॉल करते हैं ना, बाद में आप देखेंगे यार एक बंदा हमारा भाई है, बहन है, कोई दूर बैठा है तो उसके साथ हक भी कर सकते हैं। हाँ जी, इंटरनेट पर ये छूने के एहसास को मुंतकिल करती है। लचकदार पैच में छोटे मैग्नेट के साथ चोकोरों का 4x4 ग्रिड शामिल है जो दबाने पर कोइल्स के जरिए हरकत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पैदा करते हुए जो ब्लूटूथ के जरिए दूसरे पैच पर भेजे जाते हैं, जो एहसास को दोहराने के लिए वाइब्रेट करता है। इस सिस्टम को जिसे टच IoT कहा जाता है, दो तरफा टच कम्युनिकेशन को मुमकिन बनाता है। सार्फिन बैक वक्त टैप कर सकते हैं और टैप्स को वसूल कर सकते हैं। पतली आरामदेह ई स्किन फी सेकंड 200 बार वाइब्रेट करती है और 10,000 टेस्ट पोक्स के बाद भी
फाल रहते हैं। इसकी एप्लीकेशंस में रिमोट हग्स, जैसा मैंने पहले बताया, रिमोट हग्स, दूर दराज के हग्स, तिबी रहनुमाई, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग और खलाबाजों की मदद शामिल है। सो मेरा ख्याल है कि ये जब आएगा तो टेक्नोलॉजी हम बहुत आगे अपने चल जो दूर के दोस्त दूर दराज, होंगे, अब दूर आपने के जहाँ चाहने भी वाले जाना है, होंगे, जिस कोने में उनको भी हम जाना है, कहेंगे आप यार जाएं। अच्छा चलो आ जाओ, थोड़ा सा हक तो करना। हाँ कर लें, क्योंकि अब आपको हर चीज़ फील हो जाएगी जब आप टच करेंगे तो। और अब आपने दुनिया के किसी भी कोने में जाना है, अपने प्यारों से आपको दूर बिछड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जाएं, वहाँ पर रहें सुकून से, और फिर जब ये पाकिस्तान में सिस्टम आ जाएगा तो फिर आप उनके साथ हाथ में मिला सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबल है, ये सेंसिटिव भी है, लेकिन इसके ज़ाहिर है हर चीज़ के प्रॉस एंड कॉन ज़रूर होते हैं। इसके क्या होंगे वो भी जैसे जैसे ये खबर मज़ीद हमारे सामने आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको अब इंडिया लिए चलते हैं, क्योंकि इंडिया का जिक्र करना भी ज़रूरी है। और इंडिया में हुआ कुछ यूं कि पुलिस रवैये के खिलाफ 24 ख्वाजा सराओं ने इज्तमाही तौर पर जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश कर ली है। और ये वाक़या भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश में पेश आया। ख्वाजा सराओं ने पुलिस रवैये से दिलबर्दाश्ता होकर इंतहाई कदम उठाया। ख्वाजा सराओं के मुताबिक उन्होंने पुलिस के नारवा रवैये के खिलाफ फिनाइल पीकर इज्तमाही खुदकुशी करने की कोशिश की। और ख्वाजा सराओं की सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में उन्हें बोतल में फिनाइल पीते वाज़े तौर पर देखा भी जा सकता है। और अस्पताल के जो ऑनर थे, उन जो सुप्रिटेंडेंट थे, उन्होंने बताया कि ख्वाजा सराओं को हालत उनकी गैर होने पर अस्पताल लाया गया, जिसके बारे में कहा गया कि उन्होंने फिनाइल पी लिया है। ताहम इस बात की फौरी तौर पर तस्दीक मुमकिन नहीं है। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पुलिस के मुताबिक तहकीकात के बाद ही वाज़ेह होगा कि अस्पताल मुंतकिल किए गए ख्वाजा सराओं ने किस चीज़ का इस्तेमाल किया और उसकी वजह क्या थी। अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक ख्वाजा सरा अपने साथियों के साथ ज्यादती के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, लेकिन पुलिस की जानिब से मुलजिमान के खिलाफ किसी किस्म की भी कार्रवाई की यकीन दहानी नहीं करवाई गई, जिस पर वो दिलबर्दाश्ता हुए और उन्होंने इंतहाई कदम उठाया। डॉक्टर्स ने ख्वाजा सराओं की हालत खतरे से अभी तक बाहर बताई है। बिल्कुल ऐसे, डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और भारत जो कि अपने आप को पता नहीं क्या क्या सोचता है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहता है, और वो तो अब ये कहता है कि हम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में शामिल हैं, लेकिन जो हमें रोज़मर्रा के मामलात मिलते हैं भारत में, कभी हमें मध्य प्रदेश से खबर मिलती है, कभी हमें उत्तर प्रदेश से खबर मिलती है, कभी हमें कोलकाता से खबर मिलती है। सो इस तरह की खबरें दिल दहला देने वाली खबरें, और ये कभी भी आपको किसी ऐसी इकोनॉमी से नहीं मिलती कि जो इतनी ज़्यादा इमर्जिंग हो। आप देखिए ना, चाइना से हम क्या खबरें शेयर करते हैं, चाइना से यही खबर शेयर करते हैं कि चाइना में कोई नई इनोवेशन हो रही है, कुछ नया हो रहा है। वहाँ पे इस तरह का नहीं होता कि ख्वाजा सरा एक जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, स्टूडेंट एक जगह पे कर रहे हैं, खालिस्तान की तारीख एक जगह पे चल रही है, कश्मीर की तारीख एक जगह पे चल रही है। ये तमाम तर चीज़ें आपको हमारे पड़ोसी मुल्क में नजर आएंगी। और फिर इन तमाम तर जो मामलात हैं, हालात के ख़राब होने को वो शायद हमारा कसूर समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई तोता भी आ जाए ना, तोता या कबूतर भी आ जाए, तो वो कहते हैं नहीं, ये कबूतर बेसिकली पाकिस्तान की वजह से आया था और पाकिस्तान की एजेंसीज के पीछे शामिल है। पाकिस्तान ही शामिल है और हर चीज़ में वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही, जिस तरह से मैंने खबर शेयर की तो मुझे पढ़ते हुए काफ़ी दुख हो रहा था, लेकिन जाहिर है अब इसके ऊपर उनकी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। अब जैसे डॉक्टर्स जो कुछ बताएंगे उस हवाले से फिर हम मजीद भी आपके साथ खबर इसकी मजीद शेयर करेंगे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन वज़ात। कल गज़ल ने बात की थी गोल्ड के हवाले से कि गोल्ड महंगा हो चुका है, हमने भी बात की थी गोल्ड के हवाले से, लेकिन अब मार्केट जाएं तो लगता है ऐसे है कि हम सब्जियां खरीदने नहीं गए बल्कि सोना खरीदने गए। टमाटर की कीमत तो आसमान तक जा पहुंची, लेकिन बढ़ती महंगाई ने ना सिर्फ दस्तरखान का रंग फीका कर दिया बल्कि आम शहरी की जेब पर भी बिजली बनकर गिरी है। आइए चलते हैं हमारे नुमाइंदे की जानिब जो हमें बताएंगे कि रोजमर्रा की सब्जी अब कितनी महंगी हो चुकी है और हुकूमत के वादे सिर्फ लफ्जों तक महदूद नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे अरशद शाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हूँ। सस्ते बाज़ारों में तो बिल्कुल टमाटर और प्याज अवेलेबल ही नहीं है। जहाँ पर सब्ज़ी की दुकानों पर अवेलेबल है वहाँ पर कीमत जो है वो 450, 500 और 600 तक पहुँची हुई है। इसी तरह अगर हम प्याज की बात करें तो प्याज की जो हुकूमती निर्ख हैं वो 78 रुपये हैं, लेकिन आम बाज़ारों में वो 120 से 150 के दरमियान में मिल रहा है। और जो बाकी सब्ज़ी है उसकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं। हमारे साथ कुछ ग्राहक मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा कि टमाटर इस वक्त जो है वो 500, 550, 600 तक फ़ी किलो पहुंच चुके हैं, क्या कहिएगा? वालेकुम सलाम। जैसा कि हम रोज़ बाज़ार में आते जाते रहे हैं, सब्ज़ी वाले से भी हमारा लेन देन होता है और दुकानों से भी, लेकिन टमाटर मिल ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। और टमाटर की रेट 500 क्या कि 700 तक पहुंच गई है, किसी जगह में 700 रेट है इसकी किलो। तो यही गुजारिश कर सकते हैं कि
कोई रहम करे आवाम पे, कुछ रहम करें कि हालात बहुत ख़राब हैं। सर जी मैं अभी अपारा में आया हूँ, तो जो अपारा के कॉर्नर पे जो एक सब्ज़ी वाला है तो उससे मैंने टमाटर की बात की तो वो ये कह रहा है कि जी 600 रुपया किलो टमाटर है, तो मैंने ला ही नहीं। फिर मैं ये नेक्स्ट वाले पे आया तो ये मुझे ये कह रहे हैं कि जी 500 रुपया है, जबकि गवर्नमेंट लिस्ट जो है वो अनाउंस किया हुआ है 180। अब ये बताएं कि ये क्या जुल्म है? या तो कोऑर्डिनेशन नहीं है गवर्नमेंट की आवाम के साथ, या उनको एहसास ही नहीं है कि जी आवाम पिस रही है या क्या सूरत हाल है। तो ये तो एक आम बंदे की तो पहुंच से बहुत दूर सब कुछ निकल गया है, और यही हाल बाकी चीज़ों में भी है। टमाटर और फ्रूट जो है वो अब लेने वाला नहीं है, तो मैं तो सोच रही थी कि टमाटर लूँ या ना लूँ। 480 रुपीज़ kg है, जो वीकली बाज़ार है उनमें तो है ही नहीं, तो आई डोंट नो कि ये कैसे चलेगा। दही जो है वो 250 का kg है जो आम खुला, और टमाटर 480, मतलब डबल प्राइस है। तो मेरा ख्याल है दही इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है। कोई भी चीज़ अब गरीब बंदे के लेने के तो लायक ही नहीं रही ना। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम करता हूँ, मेरा काम ये परचेजिंग का है। तो पिछले दिनों 2-3 दिन ऐसा रहा है कि जो पर्पल गोभी होती है जो सैलड में इस्तेमाल होती है, 3 दिन वो हमें मिली नहीं है पूरे बाज़ार में। तो हालात ऐसे हैं। कल टमाटर जनाब 2200 रुपये 5 किलो मिल रहे थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी महंगी और फिर मिल भी नहीं रही हैं बाज़ार में ना। शॉर्टेज उसकी इतनी हो गई है कि फ्रूट्स को आप देख लें वो उस जैसे इतने म्यारी भी नहीं है, लेकिन उनके रेट्स इतने हैं कि आम बंदे को लेने वो औसत ही नहीं रही। बात ये है कि सब्ज़ी भी महंगी हो गई है, फ्रूट भी महंगा हो गया। अभी फ्रूट भी ये इतना महंगा दे रहे हैं, कई दफ़ा मेरे इनके साथ मतलब लड़ाई हो गई है। मैं ख़ुद जो है ना DC ऑफिस में होता हूँ, ठीक है। मैं इनको बताता हूँ आप रेट लिस्ट बताएं, ये कहते हैं हम रेट लिस्ट पे हमें वारा नहीं खाता है। मंडी में ये बात है, मंडी में जो टमाटर आ रहा है ना सर, वो तकरीबन 500-600 रुपया दड़ी आ रहा है। पहले अफगानिस्तान से टमाटर आता था, अभी ईरान से आ रहा है। तकरीबन 500-550 रुपया दड़ी पड़ता है इनको। हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है। टमाटर तो बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हैं, 500 रुपये किलो दे रहे हैं। मैंने तो टमाटर की जगह दही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, और बल्कि बाज़ लोग तो बेचारे जो ख़रीद नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और सब्ज़ियाँ क्या, पहले तो सब्ज़ियाँ अफोर्डेबल थी कि बंदा खा सकता था, अब तो वो भी आपकी पहुँच से बाहर निकल चुकी है। तो गरीब बंदा क्या करे, क्या खाए? मेरा तो ख्याल है कि बहुत ही ज़्यादा महंगाई, इस पर सोचना चाहिए हुकूमत को। दुकानदार से जानने की कोशिश करते हैं कि सब्जियों के रेट इतने ज़्यादा आए रोज़ क्यों बढ़ रहे हैं। सर ये बताइएगा कि सब्जियों के रेट आए रोज़ इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए जी, सब्ज़ी का रेट तकरीबन जो है ना पहले 300 से एकदम 500 पे चला जाता है। अब ये शलजम में 200-250 रुपये किलो बिक रहा है। इससे बेहतर है कि बंदा जो है ना चिकन ले ले, गोश्त ले ले, वो सस्ता पड़ता है। ये बताइएगा कि रेट महंगे क्यों हो रहे हैं? महंगी हो रहे हैं, क्या है जी, पीछे बाटल बांध रहे, कोई रस्ते बांध रहे, इस वजह से क्या है जी महंगे हो रहे हैं। तो हुकूमत की तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं नज़र आ रहा? नहीं, फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा। जैसे कि आपने देखा कि एक तरफ शहरी जो है वो परेशान है कि सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ दुकानदार भी जो हैं वो भी परेशान है और कह रहे हैं कि हीले बहाने बनाए जा रहे हैं, और जो है आड़ती हैं वो सब्जियों के रेट बढ़ा देते हैं। हुकूमत की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। जी तो अरशद को आपने सुना, और अरशद के मुताबिक वहाँ पे एक शहरी बात कर रहे थे, उनके मुताबिक ये था कि गवर्नमेंट का रेट 180 था और वो 500, 600, 700 का बिक रहा है। और अभी सैलाब को आए हुए कोई ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, और सैलाब की वजह से अगर ये तमाम तर चीज़ें आसमान तक पहुंचती, सिर्फ टमाटर की बात नहीं करें, हर चीज़ आसमान तक पहुंचेगी। और मुझे एक बात याद आ गई गज़ल, कि हमारे मोहल्ले में मैं एक दिन लेने गया सब्ज़ी, तो मुझे एक शख्स आके कहते हैं, यार इधर है, मेरी बात सुने, सब्ज़ी क्यों ले रहे हैं? मैंने कहा यार क्या करूँ, मैंने थोड़ी सी मिक्स सब्ज़ी ली तो उसने मुझसे 500-600 रुपये ले लिया। उससे कैसे बेहतर था थोड़े पैसे और ज़्यादा डाल के ना चिकन ले लेते। वही बात आपने कर ली ना, वो दुकानदार वाली, दुकानदार ने खुद भी ये बात कर ली। देखिए एक तरफ शहरी तो परेशान है, लेकिन दूसरी तरफ दुकानदार भी परेशान है, और उनका भी ऐसा कोई कसूर नहीं है। जब पीछे से उनको चीज़ महंगी मिल रही है तो आगे से उन्होंने भी इसी तरह से सप्लाई करनी है। एक बहुत मुझे इंटरेस्टिंग कमेंट लगा जी, कि बॉर्डर बंद है, जो हमारा अफगानिस्तान से बहुत सारा टमाटर अफगानिस्तान से आता था, लेकिन ये हमारे एग्रीकल्चर कंट्री होने पे एक बहुत बड़ा कदगन है। एक हमारे क्या कहते होते, किसी कोई मार देना, किसी को तमाचा मार दे, उस तरह की बात है कि हम अपने आप को एग्रीकल्चर कंट्री कहते हैं, ज़रूरी कंट्री कहते हैं, लेकिन हमारे टमाटर कभी किसी एक जगह से आ रहे होते हैं, आलू किसी एक जगह से आ रहे होते हैं, प्याज किसी एक जगह से आ रहा होता है, आटा हम कभी बरामद करते हैं, कभी दरामद करते हैं। तो खुदा का खौफ करें, और ये जो आपने जरी का राग अल्पाया हुआ ना, इसको आप थोड़ा सा इसके ऊपर अमल काम करें। खुद के आपके पास बहुत ज़्यादा वसी गुंजाइश है जो अपनी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से जब बॉर्डर बंद होंगे तो फिर आगे से शहरियों का यही हाल होगा जो आपने उनकी ज़बानी सुना है। हम इस पर मजीद क्या बात करें, आगे बढ़ते हैं। आपको आप कसूर लिए चलते हैं, जहाँ पर बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। थाना बी डिवीजन की हदूद में कचहरी रोड पर वाक़ई निजी स्कूल में 35 साला बेवा खातून राहीला को
दिन दिहाड़े बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और कसूर पुलिस के मुताबिक मकतूला राहिला 2 बच्चों की मां थी और अपने बच्चों की परवरिश के लिए स्कूल में मुलाजमत भी कर रही थी। अभी तक जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है, ये बात सामने आई है स्कूल का चपरासी अब्दुल्ला शाह राहिला पर जबरदस्ती निकाह का दबाव डाल रहा था और मजीद क्या कुछ कर रहा था, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मियाँ काशिफ भी मौजूद हैं और वो मुफ्ती भी आयशा हाजी मोहम्मद भी मौजूद हैं। सबसे पहले मियाँ काशिफ की जानिब चलते हैं। मियाँ काशिफ, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताएं इस वाक़े की डिटेल्स, ये वाक़या कब से, आप ये एक दिन का तो नहीं लगता, कब से हो रहा था, कब से वो चपरासी बच्ची के पीछे पड़ा हुआ था, क्या किसी ने कोई नोटिफिकेशन, क्या कोई लिया इसके ऊपर, कोई बातचीत हुई? जी बिल्कुल, ये कसूर थाना बी डिवीजन के इलाके कचहरी रोड पर जो है वो निजी स्कूल में जो है ये अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहां पर जो है वो कादराबाद की रहायशी बेवा रहीला जो है वो 36 साल रहीला जो है वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए जो है वो स्कूल में जो है वो सफाई का काम करती थी, ताकि कुछ पैसे कमाकर जो है वो अपने बच्चों का जो है वो पेट पाल सके, क्योंकि उनके मियाँ जो हैं वो 13 साल पहले जो है वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो रहीला जो है वो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, उनका पेट पालने के लिए जो है वो स्कूल में काम करती थी, जहां पर एक दरिंदा सिर्फ इंसान जो है वो अब्दुल्ला शाह भी जो है वो वहां पर एक चपरासी था, जो कि जो है वो रहीला को बार बार जो है वो निकाह के जो है वो कह रहा था, लेकिन रहीला की जानब से जो है वो इनकार किया जाता था। और जिस पर जो है वो रहीला ने जो है वो आकर अपने भाइयों को भी बताया और भाइयों ने कहा कि जो है वो आप स्कूल छोड़ दो। तो जिस दिन ये कत्ल की लर्जा खेज वारदात हुई है, उस दिन रहीला जो है वो स्कूल में अपना इस्तीफा देने के लिए गई थी, जिस पर जो है वो अब्दुल्ला शाह नामी दरिंदा सिफ्त ने जो है वो छुरे के वार करके जो है वो उसको जो है उसकी शाहरग काट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। और जो पहले से ही बच्चे जिनके वालिद पहले से ही उनकी डेथ हो चुकी थी, उनसे जो है उनकी वालदा का सहारा भी जो है दरिंदा सिर्फ इंसान ने जो है वो छीन लिया। और काबिल जिक्र बात यह है कि स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड भी थे, स्कूल का अमला भी था, और सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हैं कि मुलजिम जी आपको आवाज आ रही है मियाँ साहब, मियाँ काशिफ साहब? रहा है और किसी की हिम्मत नहीं है, ना गार्ड की हिम्मत है, ना स्कूल इंतजामिया की हिम्मत है कि उसको जो है वो पकड़ा जा सके, लेकिन उस पर जो है वो पुलिस ने मौके अच्छा, पर पहुंची, मियाँ पुलिस साहब ने आपको मेरी कार्रवाई अगर की, आवाज आ FIR रही है तो दर्ज की और आपके साथ आयशा भी मौजूद हैं, आप इनसे भी बात कीजिएगा। हमें 2-3 सवालात इनसे भी कर रहे हैं, इनसे पूछेगा इनकी फैमिली में और कौन कौन है, अब किस तरह से क्या कुछ हो रहा है और इस तमाम तर मामले की कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है। यशा बेटा क्या कहेंगे आप? आपकी वालदा को जो है वो कत्ल कर दिया गया, इस मुतालिक क्या कहेंगे आप? हम छोटे छोटे थे जब हमारे वालिद फौत हो गए। मेरी वालदा ने हमें स्कूलों में काम करके इतना बड़ा किया है। मेरी वालदा इकरा स्कूल में काम करती थी, जहाँ पे अब्दुल्ला नामी बंदे ने मेरी मम्मा को कत्ल कर दिया है और हमें बेसहारा कर दिया है। मेरा भाई मेरी मम्मा की छुट्टी लेने गया हुआ था। मेरी मम्मा ने पहले भी स्कूल इंतजामिया को इसकी इतला किया कि एक बंदा मुझे तंग कर रहा है, और स्कूल इंतजामिया ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इनकी लापरवाही की वजह से उसने मेरी मम्मा को कत्ल कर दिया है। अगर स्कूल इंतजामिया कोई एक्शन लेती तो शायद आज हमारी मम्मा हमारे साथ होती। मेरा भाई मेरी मम्मा को लेने गया हुआ था स्कूल से और भाई इंतजार कर रहा था, और उस बंदे ने मेरी मम्मा का कत्ल कर दिया है। जहाँ पे कत्ल हुआ है वहां पे कैमरे भी मौजूद नहीं थे, हालांकि पूरे स्कूल में कैमरे मौजूद हैं। वहां पे ये स्कूल इंतजाम करती है, वहां पे कैमरे नहीं थे। उनको चाहिए था कि वहां पे भी कैमरे मौजूद होते। जब उस बंदे ने कत्ल कर दिया तब भी वो सीढ़ियों से बड़े आराम से जा रहा है। सही, वीडियो कोशिश नहीं की। सही। अच्छा मियाँ काशिफ, जिस तरह से आयशा खुद बता रही हैं कि मुतादिद बार उनकी वालिदा ने स्कूल इंतजामिया को शिकायत की है, क्या आपकी बात हुई है स्कूल इंतजामिया से? उनका क्या मौक़िफ़ है इस पर? काशिफ आपको आवाज आ रही? जी अब आवाज आई है, आवाज कट रही थी। अच्छा काशिफ ये बताएगा, जिस तरह से आयशा ने खुद जिक्र किया कि उनकी वालिदा ने कई बार स्कूल इंतजामिया को इतला दी कि ऐसा उनके साथ हो रहा है, क्या आपकी बात हुई है स्कूल इंतजामिया से? क्या मौक़िफ़ है उनका?
स्कूल इंतजामिया से तो हमारी बात नहीं हुई, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि स्कूल आज भी खुला हुआ है। ना पुलिस की जानब से कोई कार्रवाई की गई है स्कूल इंतजामिया के खिलाफ, और ना ही जो है दीगर आला अफसरान की जानब से जो है वो स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जबकि ये बच्ची का जब हमारी इस प्रोग्राम से पहले बात हुई थी तो ये बच्ची कह रही थी कि हमारी मामा ने घर आकर भी जो है वो 2-3 दफा कहा था कि वहां पर एक बंदा मुझे तंग कर रहा है। मैंने स्कूल इंतजामिया को भी कहा है, लेकिन वो भी जो है इस पर कोई भी जो है वो इस मेरी शिकायत का अजाला नहीं कर रहे। और आज स्कूल खुला हुआ है, इसकी मम्मा कत्ल हो गई है, लेकिन किसी ने जो है वो स्कूल इंतजामिया के खिलाफ जो है वो कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की है। बिल्कुल ऐसी। अच्छा ये बताइएगा कि जो मुजरिम था उसके हवाले से क्या अपडेट है, उसके हवाले से क्या कुछ एक्शन लिया है पुलिस ने? मुजरिम तो जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, और पुलिस जराए का ये कहना है कि मुलजिम की जो पहले ही 2 शादियां हो चुकी और ये अब तीसरी शादी करना चाहता था, जिस पर जो है वो रहीला की जानब से इनकार किया गया। मुतअद्दिद बार जो है वो इनकार किया गया, जिसके बाद उसने जो है वो तैश में आकर जो है वो रहीला का गला काट कर उसको जो है वो हमेशा के लिए जो है उसका खात्मा कर दिया। अच्छा मियाँ काशिफ, ये आयशा से भी बात कराएगा। आयशा ये बताएगा, आपकी वालिदा ने घर आकर आपसे भी जिक्र किया कई बार, क्या आपके ख़ानदान में आपका मजीद वालिदा के अलावा कोई बड़ा नहीं था जो आपकी वालिदा का साथ दे सकता या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई पहले से रिपोर्ट कराता? मेरी मम्मा ने फौत होने से एक दिन पहले रात को मेरे मामू को बताया है कि एक बंदा मुझे तंग कर रहा है। तो मेरे मामू ने कहा आपने अब स्कूल नहीं जाना, आप स्कूल छोड़ दो। तो मेरी मम्मा ने कहा ठीक है, मैं सुबह रिजाइन दे दूंगी। और मेरी मम्मा रिजाइन देने के लिए गई हुई थी स्कूल। आज मेरी मम्मा ने उस दिन मेरी मम्मा ने स्कूल छोड़ देना था, मेरी मम्मा रिजाइन देने के लिए गई हुई थी और उस बंदे ने मेरी मम्मा का कत्ल कर दिया। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आयशा मुझे मेरी बताइएगा मम्मा कि ने हाँ, अब आप क्या चाहती हैं? क्या मुतालिबा इस है वक्त आप वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट कर सकती हैं और दीगर लोगों से रिक्वेस्ट कर सकती हैं, आपका क्या मुतालबा है? मैं वज़ीर आला पंजाब और सब लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ हमें इंसाफ दिया जाए। मरियम नवाज तो खुद को कहती है ना मैं आप लोगों की माँ हूँ, तो अब माँ बन के दिखाएं, मुझे मेरी मम्मा का इंसाफ दे। इतने दिन हो गए मेरी मम्मा को कत्ल हुए, उसने कुछ नहीं किया, उसने कुछ भी नहीं किया। वो स्कूल खुला हुआ है, सब उसी तरह चल रहा है, कोई एक्शन लिया, बस उस बंदे को पकड़ लिया है। हमें इंसाफ दिया जाए, बस इतना ही कर देना काफी नहीं है। अब हमारे पास कोई भी नहीं है, हमारी वालदा ही सिर्फ हमारा सहारा थी। हम हमारे पास सिर्फ हमारी बूढ़ी नानी है जो खुद इतनी बुजुर्ग हो चुकी हैं। मेरी वालदा ही हमारा सहारा थी जो उस इंसान ने हमसे छीन ली है। मैं दरख्वास्त करती हूँ हमें इंसाफ दिया जाए, मरियम नवाज इस पर कोई एक्शन ले, बिल्कुल सही। मेरी वालदा को इंसाफ दिया जाए। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आपका भी। और मियाँ काशिफ हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस मामले के हवाले से फिर आयशा इस वक्त दुआएं दे रही है और वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर रही है। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे KPK की सियासत की। KPK की सियासत की बात करें तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात के बाद ही काबीना तश्कील दी जाएगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी ने कहा कि पार्लिमानी पार्टी इजलास में काबीना से मुतालिक बात नहीं हुई। इमरान खान से मुलाकात का इम्कान ना भी हुआ तो इम्कान पैदा कर लेंगे। सवाल ये है कि क्या ये ताख़ीर इंतज़ामी मसाइल को जन्म दे सकती है, क्योंकि सूबे के अहम मामलात में फौरी फैसलों की ज़रूरत है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत एक आला सतह का इजलास हुआ जिसमें करप्शन पर ज़ीरो टॉलरेंस अपनाने और मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए सिफारिश का कल्चर ख़त्म किया जाए। इस बात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। एग्जैक्टली और इसी पर बात करने के लिए नदीम कुरैशी साहब PTI हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले यही बताएगा, 7 रोज़ से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, CM मौजूद हैं लेकिन अभी तक KP में कोई गवर्नमेंट नहीं है, फैसले नहीं हो पा रहे, अदालत भी गए, PM से बातचीत भी हुई, इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, क्या वजह है सर?
आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन आ रही है नदीम कुरैशी साहब, और हम आपको दोबारा लेने की कोशिश करते हैं और आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। हमने KPK की सियासत के हवाले से बात करें और डेफिनेटली गज़ल, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसकी तमाम तर जो सियासत है उसका दारो मदार अब KPK हो चुका है, और एक नई हमें उसमें एनर्जी नज़र आ रही है अली अमीन गंडापुर के जाने के बाद। एग्जैक्टली और इसके बाद बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं कि थोड़े दड़े बंदियाँ भी हैं PTI में। खैर ये बात तो पहले से ही की जा रही है, लेकिन अब नए वज़ीर आला के आने के बाद भी अभी तक कैबिनेट का ना बनना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। 7 रोज़ गुजर गए हैं, KB में कोई गवर्नमेंट नहीं है। यही सवाल हमने नदीम कुरैशी साहब के सामने भी रखा, लेकिन अब इनसे दोबारा राबता करके उनसे इसका जवाब पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों इमरान खान जो इस वक्त अभी जेल में है उनसे ही कंसल्ट करने के बाद ही क्यों कैबिनेट बनाई जाएगी। जब एक जिम्मेदारी आपको दे दी गई है तो आपको पूरा का पूरा इख्तियार होना चाहिए कि आप अपनी कैबिनेट बना दें। वो जिम्मेदारी इसी वजह से दी गई है ना, वो जिम्मेदारी इस वजह से दी गई है कि तमाम तर काम आपने बानी PTI से पूछ के करने हैं। अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे तो फिर वही हाल होगा जो कि इससे पहले हमने अली अमीन गंडापुर का देखा था। और आप देखिए कि उन्होंने भी कैबिनेट शायद खुद ही बना ली थी, फिर उसके बाद जो फैसले करते थे वो खुद ही करते थे। मार्च के साथ आना है, वहाँ से कुछ और डायरेक्शन होती थी, यहाँ से फैसले खुद हो जाते थे। तो इस वजह से भी उन्होंने सोहेल अफरीदी को वज़ीर आला मुंतखब भी करवाया, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि वो इस वक्त इस मनसब पे बैठे हुए, तो शायद इसी वजह से वो लाइन लेके चलना चाह रहे हैं। एग्जैक्टली लेकिन आपको पता है कि सूबे का एक वज़ीर आला होना उसकी बहुत जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपने वफाक के साथ भी चलना होता है। अब इससे इंतज़ामी मामलात में भी काफ़ी ताख़ीर हो रही है। फिर इसके साथ और भी बहुत से मामलात हैं जो प्रोटेक्टेड गाड़ियाँ वापस करने का कह दिया गया है वज़ीर आला की जो सोहेल अफरीदी हैं उनकी जानिब से, तो वो भी बात करेंगे। एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया नदीम कुरैशी साहब ने। सर ये बताइएगा, 7 रोज़ गुजर गए हैं हलफ उठाए हुए, लेकिन अभी तक KP में कोई गवर्नमेंट नहीं है, फैसले भी नहीं हो पा रहे, क्यों, क्या वजह है सर? मुलाकात की इजाज़त भी नहीं दी जा रही। अब मुलाकात जब तक नहीं होती क्या तब तक कैबिनेट नहीं बनेगी? देखें, मैं गुजारिश कर दूं आपसे, KP में ये तासुर दिया जाना कि वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये कोई मुनासिब तासुर नहीं है। ज़ाहिर है अवाम के मुंतखब वज़ीर आला उनसे ओथ हो चुका, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस अपनी सारी पॉलिसीज के हवाले से भी अपनी राय का इजहार कर दिया, अपनी प्लानिंग का इजहार कर दिया। देखना भी ये है कि एक सूबे में जिस पार्टी की हुकूमत है, जिसको अवाम ने मुंतखब किया 2/3 से ज्यादा अक्सरियत से, उस पार्टी के जो सरबराह हैं उनसे मुलाकात ना करवाए जाने पर फेडरल गवर्नमेंट को कौन से ऐसे फवायद हासिल हो रहे हैं जिसका कौम को नहीं पता। अगर सोहेल अफरीदी साहब वो चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे अपनी पार्टी हेड से मुलाकात करनी है ताकि मुशावरत हो सके, और आप देखें इमरान खान साहब ने आज से कुछ रोज पहले एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था कि हमें अपने पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने चाहिए। उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तोपों का रुख, लफ्जी तोपों का रुख इमरान खान साहब की तरफ मोड़ दिया गया था, और फिर क्या हुआ, दोहा में पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने पड़े। यही वो अंदाज़े फिक्र है जिसकी वजह से सोहेल अफरीदी चाहते हैं कि वो अपनी कैबिनेट की फॉर्मेशन में अपनी पार्टी के हेड से मशावरत करके उनके अहकामात के मुताबिक आगे बढ़े। मुझे एज ए पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन नदीम साहब ये थोड़ा सा इररिलेवेंट मिसाल इस वजह से नहीं हो जाएगी कि मुज़ाकरात तो हमारे उनके साथ अरसा दराज से हो रहे हैं, पिछले 3-4 साल से हो रहे हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, आपके एजेंसीज के मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, आपके वजारत खारजा के लेवल पे मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, एक जॉइंट कमेटी भी बनी है उसके भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात तो हो रहे थे। अच्छा देखें, मैं ये समझता हूं कि वो मुज़ाकरात का होना और इन सेंसिटिव हालात में जब एक तरफ से दहशतगर्दी अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ हो रही हो और वो उनके लिए बड़ा सेफ एक हेवन बना हुआ हो, वहां पर हमारी तरफ से जब जवाबन कार्रवाई हुई और अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई करनी पड़ी पाक फौज को, तो ये ज्यादा मुनासिब तरीन वक्त है कि हम एक अपने 7 गुना बड़े दुश्मन हिंदुस्तान को ये मौका ना दें कि वह अफगानिस्तान की सरजमीन को और वहां के वसाइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो मौजूदा हालात में मुज़ाकरात का अगर पाकिस्तान में किसी एक लीडर ने कहा तो वो इमरान खान है। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट के जितने तर्जुमान थे उनकी तरफ से अब तहरीक इंसाफ की इस सोच और फिक्र को बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया, बबांगे दोहल और असेंबली फ्लोर पर भी और मीडिया पर भी। तो मैं ये समझता हूं जिस तरह के KP के हालात हैं, KP में हालात पाकिस्तान के दीगर सूबों की निस्बत मुख्तलिफ हैं।
केपी सूबा बड़े अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। वहां की आवाम ने, वहां की पुलिस ने, वहां के सहाफियों ने, वहां के बच्चों ने बहुत तकालीफ बर्दाश्त की हैं। कोई शक नहीं है, पाकिस्तान को भी, ओवरऑल पाकिस्तान में भी ये तकालीफ रही, लेकिन केपी फ्रंट पे लीड करने वाला सूबा है। अगर वहां एक नौजवान शख्स को एक पार्टी ने, तहरीक इंसाफ ने अपना वजीर आला मुंतखब किया है, तो क्या वजह है? मुझे नहीं वजह समझ आई कि क्या वजह है कि उनको उस मुलाकात से रोक। और ये अमूमन हुआ जब भी मुल्क में कोई अहम इस तरह की पेशरफ्त हुई और लोगों की ख्वाहिशात के हवाले से आगे बढ़ने में कोई डिसीजन लेने के लिए कोई रुकावट आई, तो हमेशा पिछले 2-2.5 साल में ये किया गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना होने दी गई। तो मुझे नहीं समझ आ रही, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, केपी के अवाम को सुहेल अफरीदी पर मुकम्मल एतमाद है। जितनी खुशी का इजहार सुहेल अफरीदी के वजीर आला बनने पर, चूंकि उनका ताल्लुक कबाइल से है, वो खैबर से है, और वहां के लोगों को ये एहसास होना कि वो भी पाकिस्तान के हुक्मरान बन सकते हैं, अगर वो हुक्मरानी में आएंगे तो वहां के मसाइल के हवाले से भी और जो बाकी मुल्क के साथ उनको लेके चलने में भी बड़ी हमारे साथ बिल्कुल। अब लेट्स सी कि खान साहब के साथ मुलाकात सुहेल अफरीदी साहब की होती है या फिर नहीं, उसके बाद ही कुछ डिसीजन लिए जाएंगे कैबिनेट के हवाले से। थैंक यू सो मच। नदीम कुरैशी साहब MPA PTI हमारे साथ मौजूद थे और जो कुछ इस वक्त KP में चल रहा है उस हवाले से हमारे साथ कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक खवातीन और आज़ाद। अब हम बात करेंगे रावलपिंडी में खेले जाने वाले मैच में। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली इनिंग्स में दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट के नुकसान पर 259 रन बना लिए थे। अभी दूसरे दिन का खेल जारी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबेन दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पहले दिन 2 पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने निस्फ सेंचुरी बनाई, लेकिन शायकीन की तवज्जो का मरकज उनकी जगह वो रहे जिन्होंने 39 साल की उम्र में पहली मरतबा पाकिस्तान की नुमाइंदगी का मौका मिला। मैं बात करूँ आसिफ अफरीदी की। आसिफ अफरीदी पाकिस्तान क्रिकेट तारीख में टेस्ट डेब्यू करने वाले दूसरे उम्र रसीदा तरीन खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 38 बरस 299 दिन की उम्र में खेला। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियों का दौर जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान की वनडे टीम का नया कप्तान मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद रिजवान को कप्तानी से बरतरफ कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले मोहम्मद रिजवान को हटाकर शाहीन शाह अफरीदी को कमान सौंपी गई है। शाहीन अफरीदी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज के लिए कौमी टीम के कप्तान होंगे, क़यादत करेंगे। ये सीरीज 4 नवंबर से 8 नवंबर तक फैसलाबाद के स्टेडियम में खेली जाएगी। थोड़ा सा टाइमलाइन में आपको बता देता हूँ। 2023 से 2025 तक क्या तब्दीलियां हुई, जरा कप्तानी की ये फहरिस्त देखते हैं। और हर चंद माह बाद एक नया चेहरा, एक नया चेयरमैन, एक नया बहरान। 13 मार्च 2023 शादाब खान को अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा सीरीज के लिए कप्तान मुकर्रर किया गया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे नजम सेठी। 15 नवंबर 2023 बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से इस्तीफा दिया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे जका अशरफ। उसी दिन 15 नवंबर 2023 को शाहीन शाह अफरीदी को नया T20 कप्तान बनाया गया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे जका अशरफ। 15 नवंबर 2023 शाह मसूद को टेस्ट टीम की क़यादत सौंपी गई। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे अशरफ। 29 मार्च 2024 शाहीन शाह अफरीदी से व्हाइट बॉल कप्तानी वापस ली गई। चेयरमैन PCB थे मोहसिन नकवी। 31 मार्च 2024 को बाबर आजम को दोबारा T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए कप्तान बनाया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी थे। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2024 को बाबर आजम ने एक बार फिर व्हाइट बॉल कप्तानी से इस्तीफा दिया। चेयरमैन PCB थे मोहसिन नकवी। 27 अक्टूबर 2024 को मोहम्मद रिजवान को नया व्हाइट बॉल कप्तान मुकर्रर किया गया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के दौर में 4 मार्च 2025 को सलमान अली आगा को T20 टीम का नया कप्तान बनाया गया। चेयरमैन PCB थे उस वक्त भी मोहसिन नकवी। 20 अक्टूबर 2025 को अब शाहीन शाह अफरीदी को वनडे की क़यादत सौंप दी गई है और चेयरमैन PCB हैं मोहसिन नकवी। सो ये 2 से 3 साल की आपको टाइमलाइन बताई है जिसमें पाकिस्तान के कई कप्तान चेंज हुए, कई नए चेहरे आए, लेकिन टीम की जो पॉलिसीज हैं, टीम का जो तसलसल है, टीम की जो जीत है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली हमें देखने को नहीं मिली। एग्जैक्टली और ये जिस तरह से आपने टाइमलाइन शेयर किया ना, इससे बहुत सारी चीज़ें हम क्लियर भी हो गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें सैयद मोहम्मद अवैस ने ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हैं। अवैस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने तमाम तर इंट्रो में एक लंबी फहरिस्त बताई है, बहुत सारी चेंजेस हुई। सबसे पहले शाहीन शाह अफरीदी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ODI का कप्तान उनको बनाया गया है, बहुत सी तनकीद भी हो रही है उन पर। आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को?
हम देखें, मैं भी ऑफेयर भी हसनैन भाई से यही बात कर रहा था कि जो एक हमारा ड्रामा इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, हमने खुद अपना एक मजाक बनाया हुआ है। एक कप्तान आप उसको इस सेंस में हटाते हो जिसने जाके ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक रकम भी अपना, आपको पता कि पाकिस्तान टीम ने वहां पर जाके परफॉर्म भी किया, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी, उसके बाद साउथ अफ्रीका को जाके साउथ अफ्रीका में शिकस्त दी, और आपको पता खबरें तब भी आ रही थी कि शायद उनकी पसंद की टीम ने तब भी जाके परफॉर्म किया। उसको बिला वजह विदाउट एनी, मुझे नहीं पता कि यहाँ तो ना कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी होती है तो आप उसको कप्तानी से हटा दो, तो रिजवान को अपने कप्तानी से हटा दिए। यहाँ पर ये जो मिसकम्युनिकेशन और खास करके ये जो एक एरा, ये पूरी की पूरी डिस्टर्बेंस, इसलिए हम कहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट जब डिस्टर्ब हुई है सारे मामलात में, परफॉर्मेंस भी जो आपकी नीचे गई इसलिए गई है। शाहीन को आप अगर आप लेके यहाँ पर हैं, दैट शोज के, मैं उसके कोई खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन दैट शोज के आपकी जो इस वक्त लीग क्रिकेट है, खास करके पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेस की बात करें, कितना ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान क्रिकेट में, वो आपको नजर भी आ रहा है। शायद मुझे अब लगता है पाकिस्तान क्रिकेट लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बीच में ही अपना नजर अब आपको आती है, उसके अलावा कोई फ्रेंचाइज दूसरी शायद इसमें नजर भी इतनी ज्यादा आपको ना है पाकिस्तान क्रिकेट में। ये मामलात अगर आप शाहीन को भी इस वक्त लेके आए हैं, इंस्टेबिलिटी फिर भी शाहीन शाह अफरीदी के दिमाग में रहेगी, क्या मैं इस सीरीज के लिए कप्तान हूं, या उसको कम्युनिकेट कितना गया कि भाई आप कप्तान पाकिस्तान टीम के हो, वर्ल्ड कप तक आप कप्तान हो। ये कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कप्तान लेके ही आए हैं तो फिर उसको टाइम दें। ये जो मसले होते हैं कि जी आप 2 सीरीज के लिए कप्तान हो, 3 सीरीज के लिए कप्तान हो, वो अपना एक प्लान पूरा लेके कप्तान आता है, बीच में एग्जीक्यूशन का वो आके बीच में फिर कुछ मामला खराब होते हैं, किसी और को कप्तान बना दिया जाता है, और सारा का सारा डिस्टर्बेंस परफॉर्मेंस के ऊपर वो टीम की नजर आपको आती है। लेकिन जो चाहे मैं अभी मोहम्मद आमिर को भी सुन रहा था, आपको उन्होंने भी एक बात की, अगर आप तीनों कप्तान की बात करें, शान मसूद के ऊपर मुझे याद है बहुत सी तनकीद टेस्ट मैच से पहले भी हुई कि जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहा था उसको कप्तानी से हटाया जाए। 2 टेस्ट मैच की सीरीज के अंदर आप क्या किसी को जज करेंगे? यहाँ तो सैंपल साइज हो ना कि आपने 5 टेस्ट मैच सीरीज खेलनी हो तो बंदे की परफॉर्मेंस का पता आपको लग जाता है। 2 टेस्ट मैच में आप क्या किसी को जज करेंगे? उस पर भी सवालात कप्तानी के हुए। सलमान अली आगा जब तक कप्तान पाकिस्तान टीम के नहीं बने थे, चाहे मैं हूं, बहुत से लोगों ने बात की कि सलमान अली आगा एक आपको अच्छे, जब वो विनिंग स्ट्रीक चल रही थी, कप्तान आपको अच्छे नजर आते हैं, वो खोचल किस्म के हैं कि चलो आप प्लेयर्स को जानते भी हैं, थोड़ा सा प्लेयर्स को बिजी भी रखते हैं, जिस तरीके से वो पूरा एक अपना लेके चलते हैं पाकिस्तान टीम को फील्ड के अंदर। लेकिन जब एशिया कप के अंदर परफॉर्मेंस नजर आई, एकदम वो प्रेशर आया कि जी इनको कप्तानी से हटा दो। अगर आप पूरी टीम्स की बात करें, खास करके दूसरी टीम्स की मैं बात करता हूं, चले अगर मैं इंडिया की बात कर लूं या दूसरी टीम्स की बात कर लूं, उनके पास धोनी था, धोनी की कप्तानी के अंदर ग्रूम होता रहा रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर अवैस भाई मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको कट करूंगा, मैं इसी तरफ आ रहा था। आप हर वक्त इंडिया के साथ मुकाबला करते हैं, मैं अजरुद्दीन से स्टार्ट करूंगा। अजरुद्दीन की कप्तानी में सारूक गंगोली ग्रूम होते रहे, सारूक गंगोली आए और गंगोली को जो ही लेके आए तो देखा कि थोड़ा सा गंगोली स्ट्रांग हो रहे हैं और ये बोर्ड को आंखें दिखा रहे हैं, उन्होंने एकदम धोनी को लाया, धोनी को 8-10 साल कप्तान बनाया, उसके बाद कोहली को ग्रूम किया, हालांकि कोहली से वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हो सके। फिर उसके बाद रोहित शर्मा 3-4 साल उनके कप्तान रहे, अभी वो शुभमन गिल को इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि शुभमन गिल अगले 12-15 साल के लिए टीम इंडिया का कप्तान होगा। और इसी सिनेरियो में जब इंडिया में 4 कप्तान बदल रहे हैं, आप 32 कप्तान बदला चुके हैं। देखिए, मैंने आपको ये कहा ना कि हसनैन भाई, इस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, कहीं पर भी चले जाएं, मैं अभी था भी बल्कि बाहर, तो वहां पर भी ये बात हो रही थी कि वो कह रहे थे आपका क्रिकेट बोर्ड मजाक बन के रह चुका हुआ है, कि जिसका दिल करता है चेयरमैन आता है, या जिसका दिल करता है अगर वो कोच आता है, सिलेक्शन कमेटी की खास करके चले बात कर लें, वो आके एकदम कहती है जी कप्तान को चेंज कर दें। आप इतनी छेड़छाड़ी टीम के अंदर कर रहे हैं, आपकी पूरी परफॉर्मेंस आपके सामने कि इस वक्त आपकी T20 में रैंकिंग क्या है, ओडीआई क्रिकेट के अंदर आप अपनी रैंकिंग देख लो, टेस्ट क्रिकेट के अंदर मुझे पता है पहला टेस्ट मैच जीते हैं, लेकिन अपनी रैंकिंग आप देख लें, इतनी डिस्टर्बेंस आपने पैदा की है। आप बात करते हैं दूसरी कंट्रीज को कि हमने उनको कंपीट करना है, कप्तानी जितनी भी हैं, या जो एक माइंडसेट होता है एक प्लेयर का, जो कप्तान आने वाले जो ग्रेड्स बनते हैं उसके अंदर हमेशा उनको इंडक्ट किया जाता है, अंडर 19 से उसकी ग्रूमिंग होती है। आप ये बात करें ना इंडियन टीम की, आप शुभमन गिल की बात करें, अंडर 19 से ही उसकी ग्रूमिंग हुई, विराट कोहली की आप बात करें, उसके अंडर 19 से ही ग्रूमिंग हुई। दूसरा, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें कप्तानों की, तो ज्यादातर मुझे पता है कि जब फास्ट बॉलर्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली, उनको कप्तानी नहीं दी जाती है। कुछ केसेस हैं जिसमें आपके इमरान खान साहब भी थे, वसीम अकरम की बात करें, शाहीन शाह अफरीदी की आप बात कर लें, अगर आप इंटरनेशनल पे जाते हैं बुमराह भी कप्तान रहे हैं, उसके अलावा ब्रॉड भी कप्तान रहे हैं।
फास्ट बॉलर का सबसे बड़ा एक इशू होता है उसका, क्योंकि जो इंजरी प्रोन पीरियड है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि कंसिस्टेंट क्रिकेट वो खेल रहा है, इंजर्ड भी रहता है, तो उसके ऊपर जो कप्तानी वाला मामला है वो प्रेशर में भी कहीं ना कहीं नजर आता है। लेकिन जितनी डिस्टर्बेंस इस वक्त आप पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कर रहे हैं, ये खुदा ना खास्ता मुझे कभी फील होता है कि हमें क्वालिफाइंग राउंड ना खेलना पड़ जाए। आप लोग गलत कर रहे हैं। आप यहाँ तो सोशल मीडिया के प्रेशर में आ जाती हैं, यहाँ जो हम बेशक बैठे हैं एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग बाहर बैठ के बात कर देते हैं कि जी इसको कप्तान बना दो, उसको कप्तान बना, जो हमारे जो एक्स क्रिकेटर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट बैठे हुए हैं, आप लोग क्यों इतनी डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हो? ज्यादातर जो अभी भी आप देख रहे हो तो हमारे जो जितने एक्स क्रिकेटर्स बैठते हैं टीवी चैनल के ऊपर, एक सीरीज होती नहीं तो कप्तानी के पीछे पड़ जाते हैं, इसको हटा दो यार। कम से कम कप्तानों को टाइम तो दिया करो ना। पैट कमिंस की बात करें, जिस वक्त उसको ऑस्ट्रेलिया टीम लेके आई थी, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट देखें, उस पर टाइम देखें कितना ऑस्ट्रेलिया ने लगाया है, तब जाके वन ऑफ दी ग्रेट, मैं कहता हूँ रिकी पॉन्टिंग के बाद वो एक आपको कप्तान मिला है। अगर आप हर दूसरी सीरीज के बाद कप्तान को हटाएंगे, आप बैटिंग ऑर्डर के अंदर चीजें शफल करेंगे, आपको खुद समझ में नहीं आएगी कि आखिर करना क्या है। कल भी अगर आप देखें आपसे तो माजरत के साथ एक पॉइंट सिर्फ रेज करना चाहता हूँ। आपने पैट कमिंस की ग्रूमिंग की बात की, तो हमने बाबर आजम को कितने अच्छे तरीके से ग्रूम किया था। उसको कहा था अवैस को जवाब नहीं देना, हसनैन को जवाब नहीं देना, शोएब जट को जवाब नहीं देना, तुम एक बहुत बड़े ब्रांड हो, तुम एक बहुत बड़ी जो है ना वो क्रिकेटिंग सेलिब्रिटी बने चले जाते हो। कप्तानी उसने की नहीं, तो हम तो हमारे चेयरमैन उस वक्त के रमीज हसन राजा साहब उनको खुद खराब कर रहे थे ना। हम तो इस तरह से ग्रूम करते हैं। देखिए, आपने जो बात की ना, मैं इसी पे हमेशा बात करता हूं कि जब हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की स्पेसिफिकली, कहीं ना कहीं ठीक है आप लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, 26 करोड़ आवाम को आपकी रिप्रेजेंटेशन, आप स्टार्स हो अपनी जगह, लेकिन जो आपके चेस्ट पे एक स्टार लगा हुआ है वो पाकिस्तान है, उससे तो बड़ा कोई प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है तो सारे के सारे प्लेयर्स हैं। हमारे अनफॉर्चुनेट एक मसला क्या है कि हम लोग कहीं ना कहीं शायद एक प्लेयर को जब सेलिब्रिटी बनाते हैं, जो उसको स्टार बनाते हैं, तो उसको ये भी बात समझाना भूल जाते हैं कि तुम उस जो स्टार तुम्हारे चेस्ट पे लगा है, फ्लैग जिसको कैरी करे, उससे बड़े स्टार नहीं हो। पाकिस्तान हो तो तुम हो। बाबर को जितना टाइम दिया गया था, सारे मामलात की बात अगर करें, मैं खुद भी आज इस पे तनकीद करता हूं कि मुझे थोड़ा सा वो कैरेक्टर इसलिए ऐसा कप्तानी की बात करें कि कप्तान होता है जो कि कंटिन्यूसली बात करता रहता है, अपने प्लेयर्स को जगा के रखता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कभी बाबर आजम में वो चीज देखी नहीं थी। फास्ट बॉलर्स की बात करें, जहां पर उन पे प्रेशर आता था, आके वो बात कर रहे हो, बॉलर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो, क्योंकि जिस वक्त बॉलर को मार पड़ रही होती है सबसे ज्यादा उस वक्त वो नजरें देखता है, या तो अपने सीनियर प्लेयर की तरफ जो बॉलर की बात करूं, या कप्तान की तरफ देखता है कि मुझे थोड़ा सा आके वो रिलैक्स करे, काम करे और मुझे थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से गाइड करे। अगर वही कम्युनिकेशन आपके अंदर है नहीं, तो दैट मीन्स कि आपकी जो कैप्टनशिप लेवल है, बॉडी लैंग्वेज, वो स्ट्रगल करती हुई आपको नजर आई और नजर भी आई है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहता हूं कि हसनैन भी, आपको कप्तान कोई भी बना दे, कप्तान उसको एटलीस्ट इतना टाइम दें कि वो टीम को खड़ा कर सके, जो अपने प्लान्स वो लेके आते हैं। चाहे कोचिंग की बात करूं, चाहे कप्तान की बात करूं, इस वक्त माइक हैसन का मुझे पता है मेरे भी इख्तलाफात है कि यार वो शायद लीग क्रिकेट को एक सेंस में लेके, पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट की बात करें, T20 की बात करें, लेके चल रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहता हूं कि यार कम से कम थोड़ा सा टाइम तो उनको देना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे पास जादू की छड़ी है, कप्तान चेंज करो, कोच चेंज करो, 3 महीने के अंदर आके वो शायद पाकिस्तान टीम को पहले नंबर पर लेके चला जाएगा पोजीशन में। वो नहीं लेके जाएगा। आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपको कि पाकिस्तान के पास प्लेयर्स आते हैं, मैं नहीं कहता कि नहीं आ रहे, इतने मुश्किल स्ट्रक्चर के बावजूद प्लेयर्स आपके पास क्वालिटी क्रिकेटर्स आ रहे हैं। लेकिन आप कहो कि आके वो इंटरनेशनल मटेरियल के ऊपर कितना टाइम हो गया आपके पाकिस्तानी किसी टेस्ट मैच के प्लेयर को आपने देखा हो कि उसने 100 किया हो या डबल सेंचुरी की हो? अरसा हो गया देखे हुए। दैट शोज कि आपकी जो कंसिस्टेंसी लेवल है 4-डे क्रिकेट के अंदर वो कहीं ना कहीं कट के रह चुकी हुई है। सब आप क्या समझते हैं? एक पूरी टाइमलाइन हसनैन ने भी बताई, आपने भी जिक्र किया कि जैसे आपने कहा कि कप्तानों को हमें टाइम देना चाहिए। अब विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं भी यही बात करूंगी कि पीसीबी के फैसले, क्रिकेट जो विजन होता है उसके मुताबिक हमें नजर नहीं आ रहे। 2023 से 25 तक की आप देख लें कितने कप्तान बदले गए। तो अब ऐसा कब तक होगा? जाती पसंद नापसंद कब तक चलेगी? फिर हम ऐसे ही चलते रहेंगे? देखिए, हसनैन भी शायद इस चीज से मेरे एग्री करेंगे। अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस वक्त बात करें तो जिस वक्त सिलेक्शन किसी भी अपना सीरीज की होती है या कप्तान बनाए, चलें सिलेक्शन कमेटी पे बात करता हूँ। आपका हमेशा, मैं क्योंकि टीम खुद भी टीम के साथ रहा हूँ, टीम्स के साथ रहा हूँ, मैनेज करता रहा हूँ, मुझे आइडिया होता है कि सिलेक्शन कमेटी के अंदर आपके जो डोमेस्टिक का ऑपरेशंस का बंदा उसने लाजमी बैठा तो उसके पास स्टैट्स पड़े होते हैं। सिलेक्शन कमेटी के कुछ मेंबर्स बैठते हैं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात कर रहा हूँ। ये अलमिया हो चुका हुआ है कि मीर साहब जैसे बंदे बैठ के वहां पर सिलेक्शन कमेटी और खास करके कोई भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो वहां पर आके वो बात करते हैं कि जी ये है, अभी थोड़ी देर के बाद फैसला सुनाया जाएगा। या बाबर आजम को, ठीक है मामला अपनी जगह, बाबर आजम को जी उनकी इस परफॉर्मेंस पे ड्रॉप किया जाए। अगर मैं बैकएंड पे उनके देखूं तो उनको बंदा पूछे कि आपका क्रिकेट का सेंस का बैकग्राउंड है जो आप आके इतनी बड़ी अपना बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर देते हो,
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन साहब के इस वक्त जो इर्द गिर्द जो लोग खास करके एडवाइजर्स बैठे हुए उन्होंने सबसे बड़ा मजाक बना के रख दिया हुआ है। मैं कहता हूं कि एक्स क्रिकेटर्स भी कहीं ना कहीं शायद इसमें कसूरवार हैं, जो बाहर बैठ के टीवी पे बात कर देते हैं सारे मामला में। हमारे जितने एक्स क्रिकेटर्स इस वक्त बैठे हुए हैं पाकिस्तान, जितने भी अपना आप कर लेंगे टीवी चैनल पे बैठते हैं, मेरी हमेशा उनके साथ एक ही चीज की बहस होती है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लोग लेजेंड्स है अपनी जगह, मसला क्या है अंडर 19 के साथ काम करते हुए, जहां से प्रोडक्ट पैदा होता है, जहां से कप्तानी का दिमाग बनाया जाता है, वहां पर कोई भी काम नहीं करना चाहता। उसको पता है क्योंकि वहां पर फेम नहीं है, वहां पर फाइनेंसिस के इश्यूज हैं, बाकी मामला आते हैं जी हम क्यों बने। फिर आप कहते हो कि हमने जाके इंडिया के क्रिकेट को देखे जी वो किधर जा रही है और हम किधर जा रहे हैं। भाई राहुल द्रविड़ कभी जिंदगी में प्लान्स में नहीं था इंडिया की सीनियर टीम में। जब अंडर 19 में परफॉर्मेंस उन लोगों ने देखी, उन्होंने कहा ये क्रिकेटर्स बना के नेशनल टीम को दे रहा है, इसको साथ रखो। आपके सामने कि उसने इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन भी बना के दिया, आपको प्रॉपर टॉप प्रायोरिटी लेके टीम लेके गया है। हमारे यहाँ मसला इतना ज्यादा है कि इतनी डिस्टर्बेंस है। फिर मुझे हेड कोचेस की बात का याद है कि मैं नेशनल टीम के हेड कोचेस की बात करता हूँ, जो फॉरेन प्लेयर कोच आता है यहाँ पर, उसको सबसे ज्यादा मसला क्या है, चाहे वो फॉरेन कोच हो चाहे पाकिस्तानी कोच हो, वो कहता है इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि नीचे जो डोमेस्टिक के अंदर लड़का परफॉर्म कर रहा है कि उसकी जो कम्युनिकेशन है कि कौन सा लड़का जो कोचेस नीचे बैठे हुए हैं जो अपना डिफरेंट अपना डिपार्टमेंट्स में है या जाके रीजन्स में बैठे हैं, कि इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि मुझे प्रॉपर कम्युनिकेट ऊपर तक किया जाए कौन सा लड़का परफॉर्म कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है। मुझे आज तक इस चीज की अलमिया समझ नहीं आया। अनफॉर्चुनेट, दुख के साथ कहना पड़ता है कि आपका सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है। और आप जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, तो हम तो आपके साथ पूरे 2 घंटे भी गुजार देंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बातें बिल्कुल खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि आप भी उसी पैरामीटर पे बात कर रहे हैं जिस तरह से मैं और गजल बात कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ, जो कि क्रिकेट के हवाले से बात करें, तो स्पेशली जो तब्दील किया गया मोहम्मद रिजवान को शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान लाया गया, उस हवाले से वो गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। अब हम बात करेंगे गेमिंग के हवाले से, जिसका रुझान पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा है। पाकिस्तान तवील अरसे से बड़ी तादाद में मोबाइल ऐप्स इस्तेमाल करने और गेम्स खेलने वाले बड़े ममालिक के तौर पर जाना जाता है, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की गेम्स हों, ई कॉमर्स की ऐप्स हों, या फिर पबजी जैसी मकबूल तरीन मोबाइल गेम्स हों। पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद इनकी शदाई है और ये सारी ऐप्स पाकिस्तान से बाहर किसी मुल्क में बनाई गई हैं। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान में मोबाइल ऐप्स नहीं बनाई जाती। इस पूरे खित्ते में सबसे ज़्यादा गेम्स बनाने वाले ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। डिजिटल तहकीकाती इदारे डाटा दरबार के मुताबिक सिर्फ 2024 में पाकिस्तान ने हैरानकुन तौर पर 1053 मकामी मोबाइल गेम्स रिलीज़ की, जिनमें 764 एंड्रॉयड और 290 के करीब आईफोन के लिए गेम्स तैयार की गई। और पाकिस्तान से आगे सिर्फ वियतनाम है जिसने 2715 गेम्स रिलीज की। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी मोइन अहमद राना साहब। आप गेम हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान जैसे खित्ते का आपको पता है कि दूसरा बड़ा गेम डेवलपमेंट कहा जाता है, हब कहा जाता है, अब बन भी चुका है, मगर आलमी सतह पर हमारे गेम्स क्यों नजर नहीं आते, क्या वजह है? मेरा इसमें ख्याल है कि ना हम क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में काम करते हैं और बहुत सी डिफरेंट कंपनीज के नाम से काम करते हैं, और हमारे यहाँ जो है ना जो काम हो रहा होता है ना, वो कंपनी का नाम कुछ और होता है और जो स्टूडियो जिसके नाम से वो मार्केट में गेम गई होती है वो डिफरेंट होता है। तो आप कॉरेस्पॉन्ड नहीं कर सकते हैं कि किस तरीके से उसका लिंकेज वहाँ पे है। तो बहुत से आज भी अगर हम अपनी कंपनी की एग्जाम्पल लें तो हमारी गेम आज स्केरी टीचर 3D है, जो कि दुनिया की आप कह लें कि टॉप मोस्ट गेम्स में आती है। आज भी उसके 150 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और बहुत से एक्टिव यूजर्स उसको खेल रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता कि ये पाकिस्तान की गेम डेवलप की गई है। जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक रखते हैं उनको तो पता है, क्योंकि उसके पीछे मेड इन पाकिस्तान कहीं नहीं लिखा हुआ या कोई ऐसी ब्रांडिंग नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ें, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल मार्केट हम टारगेट कर रहे होते हैं, उस टारगेट के मुताबिक तो वो बात ठीक है, लेकिन डायरेक्टली उस तरह की क्योंकि वाइब्स वहाँ पे नहीं आती, उस तरह की क्योंकि इन्वायरमेंट पाकिस्तान का रिप्रेजेंट नहीं होता, और वो वाली मार्केटिंग भी नहीं होती जो कि पाकिस्तान के अंदर होनी होती है, क्योंकि ये वाली इन ऐप परचेजेस वगैरह पाकिस्तान में नहीं लोग परचेज करते हैं इसके ऊपर। तो मेरा ये ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि गेम डेवलपमेंट की जाए तो इसको एक बिजनेस मॉडल के तौर पर पाकिस्तान में देखने वाले सरमायाकार मुझे बहुत कम नजर आते हैं। तो आपके ख्याल में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इस इंडस्ट्री में किस तरह से लाया जा सकता है ताकि इस इंडस्ट्री को और ज्यादा बूस्ट मिले?
जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका और मेरा ये ख्याल है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी पाकिस्तान में जितने भी डेवलपर्स गेमिंग स्टूडियोज़ जो काम कर रहे हैं आज भी, उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि खुद स्टार्टअप उन्होंने मोड से स्टार्ट किया। छोटे छोटे पैसे इकट्ठे किए, छोटी मोटी गेम्स बनाई, और जब आज से कुछ अर्सा पहले तक जब गूगल क्लोनिंग अलाउ करता था तो बहुत से स्टूडियोज थे जिन्होंने क्लोन करके जो बड़े बड़े टाइटल थे ऑलरेडी, जो बड़े अच्छे जनरेट करते थे रेवेन्यूज, उन्होंने उनके क्लोन करने शुरू कर दिया और उससे उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी आपके लिए पैसे जमा कर लिए और फिर बाद में अपने स्टूडियोज बनाए। आज के दिन में ये करने के लिए मेरे ख्याल में जो मेरे जितने भी टेक कॉन्फ्रेंसेज हैं उनका इनकार पूरी दुनिया भर होता है, और दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का एक नाम, अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर होने लग गई हैं पाकिस्तान में भी, तो पाकिस्तान का एक नाम आने लग गया है बहुत सी जगहों पे। तो मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तानी कंपनीज को जिन के पास छोटे मोटे जितने भी पैसे हैं ज़रूर इन एक्सपोज वगैरह में जाएं, जिसमें जाइटेक्स अभी पिछले वीक में खत्म हुआ है, गेम डेवलपमेंट अच्छा सर, येगा कि अभी थोड़ा सा मुझे इस हवाले से भी क्लियर कीजिएगा कि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो क्या वाकई जो गेम्स की मोनेटाइजेशन होती है या फिर गेम से कमाई मुमकिन है, या फिर आप ये कह सकते हैं, हम यही समझें जैसे हम समझते हैं कि स्टूडियोज तक ही महदूद होती हैं ये चीज़ें? जी बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल में आप कोई भी आप काम करेंगे, जिस भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपने अल्टीमेटली पैसा कमाना है। तो गेम्स में बिल्कुल बहुत ज़्यादा कमाई होती है। इसमें दो मोड्स प्राइमरीली चलते होते हैं, आपके इन ऐप परचेजेस आपके साथ होते हैं, और यहाँ पर जो आप एड से मोनेटाइज कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। जैसा मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो हैं जो बड़ी गेम्स बन चुकी होती हैं तो लोग उस पर डेफिनेटली, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर्स के साथ वो काम चलता है। मोनेटाइजेशन अगर आप कर रहे हैं तो नंबर ऑफ यूजर्स जितने बढ़ जाएंगे आपके, तो ऑब्वियसली एड्स आप सर्व कर सकेंगे, रिवॉर्डेड एड्स होते हैं उसके ऊपर आप वो कर सकते हैं, फिर अगेन उसके अंदर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो आप इन ऐप परचेजेस में डाल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें मुमकिन हैं और ये गेम्स के साइकिल के अंदर ही उसके अंदर चलती हैं। और बड़े स्टूडियोज तो ऑलरेडी कर रहे हैं, छोटे स्टूडियोज भी, जब तक क्लोनिंग थी बहुत से स्टूडियोज वो थे जो कि इसी के ऊपर ही बहुत ज्यादा उन्होंने कमाया। लेकिन उसके साथ साथ गूगल की क्योंकि पॉलिसीज हैं, अब आपको वो पॉलिसीज, गूगल है, एप्पल है, इनकी पॉलिसीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आप ठीक हो गया। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बहुत सारे आपको सुन रहे होंगे जो कि गेम डेवलपमेंट करना चाहते हैं, गेम्स बनाना चाहते हैं। मुझे बताइएगा कि गेम्स में सबसे ज्यादा वक्त आपका किसके ऊपर लगता है? उसकी कोडिंग के ऊपर लगता है, उसके डिजाइन के ऊपर लगता है, कहानी के ऊपर लगता है? किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए आपको, और वक्त कहाँ पे आप ज्यादा सर्व करें तो आपकी गेम अच्छी बनेगी? जी, सो मेरे ख्याल में ये सारी चीज़ों से पहले एक और होता है उसकी रिसर्च, क्योंकि चीज़ें आजकल ना ट्रेंड्स के मुताबिक बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो हमें ना पहले ये देखना चाहिए कि कौन सा ट्रेंड इस वक्त इन है। सो मुख्तलिफ गेम्स की टाइप्स होती हैं, कैजुअल गेम होती हैं, हाइपर कैजुअल, फिर हिस्टोरिकल, आरजीबी गेम्स डिफरेंट। सो आप जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, आपको वो ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना होता है पहले, और उस ट्रेंड के मुताबिक आपने एक कहानी लिखनी है। कहानी में एक जान होगी खास कि आप किस तरीके से उसको ट्रैक कर रहे हैं, उस यूजर को कैसे लेके चल रहे हैं, उसकी जर्नी क्या होगी उस पूरे यूजर की। तो मेरे ख्याल में कि जो पहली रिसर्च वाला पार्ट है ना, गेम्स में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना किसी और काम के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा सर, हम देख रहे हैं, बताएगा कि हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का रुझान कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बहुत सारे नए टूल्स आ गए हैं, एआई की बात कर लें, वीआर की बात कर लें, एआर की बात कर लें। इस तरह के जो नए टूल्स हैं, ये किस तरह से गेमिंग इंडस्ट्री को बदल सकते हैं, गेम चेंजर साबित हो रहे हैं इसके लिए? जी, सो देखिएगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि एआई का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है आज के दिन में, और मैं आने वाले जितना भी आगे आईटी का दौर चलता रहेगा, आईटी का भी बल्कि हर इंडस्ट्री का, क्योंकि इट्स रेवोल्यूशन राइट नाउ, तो इसके बगैर तो शायद अब चीज़ें बहुत मुश्किल होती जाएंगी, और जो इसको फॉलो नहीं करेगा तो वो तो पीछे ही रह जाएगा। सो ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इससे इंडस्ट्री को एक नया टर्न वही मिला है जो अभी मैंने आपको पहले बताया कि जैसे अभी हम कोई काम एक हफ्ते में करते थे, एक मैं कैरेक्टर डिजाइन करवाता था किसी आर्टिस्ट से, तो वो एक हफ्ता लगाता था और उसको पूरा बनाता था। तो अब शायद हम एक टूल के थ्रू, जो हमारी वही कॉन्सेप्ट अगर हमने अच्छा बना लिया हो, सोच लिया हो, तो मैं टूल के थ्रू शायद वो कुछ प्रॉम्प्ट्स की मार होती है। सो अपने कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे वो आप एक अच्छा पॉलिश प्रॉम्प्ट्स के बाद एक जो आउटपुट मिलती है, उसके बाद एक दिन के अंदर आप अच्छा एक आर्टिस्ट को दे दें तो वो अच्छा पॉलिश कर लेता है। सो एक वीक की एफर्ट आप कुछ आवर्स में या ठीक। अच्छा मुझे ये बताइएगा, लास्ट गवर्नमेंट ने हाल ही में एक जबरदस्त सेंटर कायम किया जिसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड
एनिमेशन का नाम दिया गया है। इसके कायम होने के बाद क्या आपको लगता है कि वाकई इस इंडस्ट्री में भी कोई फ़र्क पड़ेगा? तो ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिया है अभी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन गेम्स एंड एनिमेशन, देखें कोई भी काम किया जाए तो उसके लिए, जैसा मैंने भी आपको कहा, कि मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे जब हमें कोई चीज़ें नज़र आती हैं, नेचुरली कहीं मैं जा रहा हूँ, एक फॉरवर्ड बोर्ड, एक बोर्ड, बहुत बड़ा बोर्ड नज़र आता है और उसमें किसी का इश्तिहार होता है, तो वो नेचुरली हमें ना अट्रैक्ट करता है और हमें एक बाइंग की तरफ लेके जाता है उस चीज़ के ऊपर। सिमिलरली जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होते हैं ना, क्योंकि वो एक मैस लेवल पे जाते हैं, उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं वो काफ़ी जगहों पे जाती है, सो उससे जो एक इम्पैक्ट आता है ना, वो नेचुरली इम्पैक्ट आता है कि लोगों ने ना एक इंटरेस्ट शो करना शुरू करते हैं उसके ऊपर। अब वो अभी इदारा तो कायम हो गया, ठीक है, ये आई एम होपफुल कि ये इस इदारे को वो अच्छे तरीके से चलाएं फर्दर आगे, लेकिन उसको चलाने के लिए भी आपको पूरे स्टेप्स दरकार होंगे। टीम बना ली होगी इसके पीछे, और वो जो चीजें इनेबल करनी है, इग्नाइट आई थिंक उसका पार्ट है, तो वो मिलकर वो जब आगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर चीज का एक प्रोसेस होता है और फिर स्टेप बाय स्टेप ही उस पे बिल्कुल वर्किंग की। और सबसे अच्छी बात ये थी कि गेमिंग इंडस्ट्री में भी मोनेटाइजेशन होती है और पैसा कमाया जा सकता है यकीनी तौर पर। ये सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। हम आपके फेवरेट सेगमेंट की जानिब चलते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारा कल कैसा होगा। और स्ट्रेट अवे वक्त ज़ाया किए बगैर मैं जाऊंगा दाऊद जी के पास। दाऊद जी, पहले स्टार्स करते हैं, फिर स्टार्स से वक्त अगर बचा तो इंशाल्लाह कॉलिंग का मैं अनाउंस करूंगा। स्टार्स से स्टार्ट करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। और कम वक्त होने की वजह से मैं आप लोगों को स्टोरी ऑफ द वीक की तरफ ही लेकर जाऊंगा कि आप लोगों की इस वीक की स्टोरी क्या रहेगी, और पढ़ने के लिए अमल जो तो मैं बताता होता हूं, जिसके करने से आपके कामों में मदद आएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज बुर्ज हमल। एरीज वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। देखें जी, एरीज वालों के बड़े सॉलिड काम होते हुए नजर आ रहे हैं, आपके कामों में मदद आएगी। कोई डिसीजन ले रहे हैं एरीज वाले इस वीक में, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, कामों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, फैमिली को वक्त दीजिएगा, और एंड ऑफ द वीक में खुशियां और कोई अपॉइंटमेंट या मामलात में बेहतरी। पढ़ने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह खुला। नेक्स्ट है जनाब बुर्जसौर। बुर्जसौर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो टॉरस इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बातें अपने तक रखिएगा, उसके फायदा होगा। अपने आप से फाइट कर रहे हैं, बहस नहीं करिएगा, ऑप्शन जरूर आएंगी, लेकिन रूहानियत से मदद लें, कामों में मदद। लेकिन वो लोग जो आपके पास इर्द गिर्द हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से विर्द आपके कामों में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट चलते हैं जनाब बुर्जौदा जेमिनी। डेट ऑफ बर्थ 22 मई था 21 जून। बुर्जौदा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो बुर्जौदा वाले अपने पेरेंट्स के पास बैठे मशवरा लें, क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है जो कि इनका काम नहीं होने दे रही। रात की बजाय दिन के वक्त कामों को अहमियत दें, कुछ नया शुरू कर सकते हैं थर्सडे से, और कामों में बड़ी जबरदस्त मदद आने वाली है, जज्बाती ना हो। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, खुला पढ़ना इनके लिए कामों में मददगार साबित होगा। नेक्स्ट है जनाब कैंसर। कैंसर वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। कैंसेरियन के लिए खुशियां हैं, खैर बरकत है, कामों में मदद है, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है और पूरी पॉइंट बात करेंगे, ऑप्शंस पे बात भी होगी। माली मामलात में बड़ी जबरदस्त मदद है, और यहाँ पे आपके घरेलू मामलात में एक बड़ी तब्दीली होती हुई नजर आ रही है। या रहीम या करीम का विर्द रखिएगा इस वीक में। नेक्स्ट है जनाब लियो। लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो लियो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, लियो अपनी फैमिली को वक्त देंगे, कामों में मदद आएगी। सन का कार्ड है, बिलाशुबा ये कामयाबियों की तरफ लेकर आता है, और यहाँ पे क्लैरिटी हो जाएगी। जिस वजह से आपके काम रुक रहे थे, वो जो चीजें हैं वहां पे आपको बड़ी अल्लाह की तरफ से आसानियां नजर आएंगी। पढ़ने के लिए या हय्यू या कय्यूम का विर्द आप लोगों के लिए बड़ा जबरदस्त रहेगा। विर्गो वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो विर्गो वाले अखराजात को कंट्रोल करें, अखराजात बढ़ रहे हैं, ख्वाहिशें पूरा होने का ये वीक है, और पुराने काम होंगे, लेकिन माली तौर पे थोड़ी सी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ सकता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 100 टाइम रोजाना अच्छी मदद लेकर आएगा। नेक्स्ट है जनाब लिब्रा। लिब्रा वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक क्या नजर आती है। तो मेज़ान वाले इस वीक में अपनी रूहानियत से मुतल्लिका बड़ी पॉजिटिविटी देखेंगे, कामों में मदद आएगी, आपके तमाम कामों में ऑप्शंस नजर आती हैं। यहाँ
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस वीक में आपको प्लान कर लेना चाहिए, क्योंकि एंड ऑफ द वीक में जो आप प्लान कर रहे हैं उसमें कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ पे पढ़ने के लिए ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 41 टाइम, बहुत जबरदस्त। इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो, नेगेटिविटी से बचे। यहाँ पे शैतानी और इवन लोग जो है वो आपके इर्द गिर्द नजर आते हैं, लेकिन आपकी स्पिरिचुअल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने आप को मजबूत कर लेंगे। कामों में मसरूफ है और कोई नया काम आ सकता है, अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ओवर थिंकिंग से बचना है। पढ़ने के लिए या जल जलाली वाली इकराम खुला बहुत जबरदस्त मदद लेकर आएगा। उसके बाद है जनाब सेजिटेरियस वालों की इस वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। सेजिटेरियस वाले कंफ्यूजन से बचें, प्रेशर से बचें। कुछ मामला आपके माइंड में चल रहे हैं जो कि आपको डिसहार्ट कर रहे हैं, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, उदास नहीं होना, अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना है, अपनी रूहानियत से मदद लेना है। और पढ़ने के लिए या जल जलाली वाले इकराम बहक अल्लाह समद का विर्द कम से कम 41 टाइम रोजाना बड़ी अच्छी एनर्जी लेकर आएगा। सही। उसके बाद है जो चले दाऊद जी, चूंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी थी, स्टार्स हमारे भी आज कंप्लीट नहीं हो सके और फिर सवाल भी नहीं हो सके। अगले हफ्ते इंशाल्लाह फिर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। यहाँ पर हमें इजाज़त दीजिए, सुबह की सोच का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे हसनैन की प्रोडक्शन टीम को कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।